पोयम की शादी आयुष से हुए 3 साल हो चुके थे। पोयम अपनी मामा की बेटी की शादी में गई थी। उसकी मामी के भाई के दोस्त का बेटा आयुष भी वहीं था। दोनों की आंखें मिली, ना जाने कब उनके दिल बदल गए। वैसे पूरे विवाह भर दोनों में बहुत नोकझोंक होती रही। कई बार तो मामी को भी बीच बचाव करना पड़ा। ममेरी बहन से विदाई के समय पोयम ज्यादा रो रही थी। वैसे दोनों की अच्छी दोस्ती थी, पर मामी को लग रहा था कि शायद आंसू किसी अन्य बात के हैं। शादी के बाद पोयम घर चलने को तैयार थी कि मामा ने उसके पापा को मना लिया। अब बेटी ससुराल चली गई है, कुछ दिन पोयम को हमारे पास छोड़ जाओ, मन लग जाएगा। वैसे भी अभी तो लड़की की छुट्टियां चल रही हैं। 5 दिन बाद ससुराल से नेहा आ जाएगी, तो 8-10 दिन बाद पोयम को भिजवा देंगे। पोयम के पापा रविकांत जी और मम्मी सुमन ने पोयम को वहीं छोड़कर घर वापस आ गए। 4-6 दिनों में पोयम और आयुष में अनेकों बार लड़ाई हुई। आयुष भी उन्हीं के पास रहने आया था। उसके इसी शहर में पेपर थे। वह भी पोयम के मामा के यहाँ ठहरा हुआ था। मामी देखो, समझा लो इस लड़के को, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बुआ जी, आपकी भांजी हर बार आपसे शिकायत करती रहती है। खुद में कोई हौसला ही नहीं है, अपनी जंग खुद लड़ ही नहीं सकती। शादी होकर जब ससुराल चली जाएगी तो फिर क्या आप वहाँ उसके झगड़े सुलझाएगी? दोनों कौमारी अवस्था में थे। आयुष ने इंटर की परीक्षा दी थी। पुलिस में जाने का शौक था, तो भर्ती की तैयारी कर रहा था। इधर पोयम भी कक्षा 12 में आई थी। विज्ञान की छात्रा थी। जब देखो लड़ते रहते हो। देख पोयम, बात तो आयुष की ठीक है। लड़कियां कोई कमजोर थोड़ी ही होती है जो उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। मामी दोनों बच्चों के मन पढ़ रही थी, भविष्य की तैयारी कर रही थी। अनजान जगह ना तो लड़कों का पता और ना लड़कियों का। दोनों बच्चे जान पहचान के हैं। पर अभी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ने दो। सही समय आने पर अरुण भैया से बात चलाऊंगी, वह अपने दोस्त से बात कर लेगा। फिर एक दिन वह सही समय आया। पोयम एमएससी कर चुकी थी। नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर पीएचडी की तैयारी कर रही थी। उधर आयुष भी सीनियर इंस्पेक्टर बन चुका था। एक लड़की के पिता की तरह रविकांत जी ने भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने साले से भी बोला कि कोई लड़का नजर में है, अब अपनी पोयम को भी विदा कर दूं। है क्यों नहीं भाई साहब? कहाँ है? मामी सरिता ने आयुष की बात चला दी। लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है, सीनियर इंस्पेक्टर है। तो क्या पुलिस वालों की हर समय जान हाथ पर रहती है? कहीं भी दंगे फसाद हुए, गोली लग गई, मैं कभी अपने आप उसका जीवन खराब नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। पोयम की मामी को भी ऐसी क्या पड़ी थी। सोचा था कि दोनों बच्चे जानकारी के हैं, अनजानों का क्या भरोसा। पर भाई साहब को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। पर मामा मामी चाहकर भी विवाह के समय के क्षण भूल ना पाती। एक स्त्री का चिंतन पुरुष से ज्यादा होता है। मन के भाव को पढ़ने की कला उनमें ज्यादा होती है। तो जो उन्होंने पढ़ा वह तो कुछ और था। फिर वह खुद ब खुद मन को समझा लेती। वह तो बहुत साल पुरानी बात है। इतने समय में सब बदल चुका है। फिर दोनों उसके बाद कभी भी मिले नहीं। पोयम भी कोई कम तो नहीं है। एक दिन डॉक्टर बनेगी, उसके भी विचार तो बदल चुके होंगे। बात को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि पोयम के मामा के पास पोयम के पिता ने फोन किया। जब पोयम के पापा की उसको उसके मामा से बात हो रही थी, उस समय पोयम बाजार गई थी, कुछ किताबें खरीदनी थी। रास्ते में उसकी सहेली निकिता मिल गई। निकिता का पिछले महीने ही विवाह हुआ था, वह भी उसकी पसंद के लड़के के साथ। वास्तव में गौरव भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, पर इंटर के बाद वह डॉक्टर लाइन में चला गया। गौरव और निकिता एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। निकिता और पोयम हर बात के राजगार थे। वे बातें भी जो किसी और को पता नहीं थी, निकिता जानती थी। अरे निकिता, कब आई तुम? अभी 2 ही दिन हुए हैं। गौरव को तो तुम जानती ही हो, आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। अब गौरव को तो पा लिया है, मम्मी और पापा के साथ भी तो कुछ वक्त बिता लूं। हाँ, वो भी सही है। चल रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। दोनों सामने रेस्टोरेंट में पहुंची और 2 कॉफी का ऑर्डर देकर बैठ गई। पोयम, अब तू भी अपनी शुरुआत कर दे।
क्या शुरुआत कर दूं? पोयम जानकर भी अनजान बनने लगी। अनेकों सवाल जिनका उत्तर नहीं मिलता, मनुष्य उनसे अनजान बनने की कोशिश करता है। अरे वही पुलिस वाला, तुम्हारी मामी के भाई के दोस्त का लड़का, अब पता करो उसका। देख मैं तो सही बोलती हूँ ना। तो उससे कोई दिल की बात की। चलो कोई बात नहीं, अपनी मामी को पटा। किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी कि बिटिया उसी घर में जा रही है जहां पहले से उसका दिल चोरी हो चुका है। निकिता ठाका मारकर हंसने लगी। रेस्टोरेंट के बैरा भी देखने लगे। पोयम ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप किया। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है। वैसे पोयम को निकिता का प्रस्ताव पसंद आया। म- मामी तो नहीं पर मेरी बहन नेहा यह काम कर सकती है। बहन से तो कोई भी बात बताई जा सकती है। मामी तो बहुत बड़ी है, उनके सामने तो संकोच करना होगा। पर कैसा हो कि वह वही माश्य मेरे घर सहरा बांध कर आ जाए। जीवन में जितने सोमवार का व्रत रखे हूँ सभी का फल मिल जाएगा। पोयम सपनों में खो गई। होश में आओ मैडम, कॉफी ठंडी होने का इंतजार कर रही है। सचमुच पोयम को पता ही न था कि कब बैरा उनके सामने कॉफी रख गया था। आयुष की बात होते ही अक्सर ऐसी ही हालत हो जाती थी। इसी का मजाक निकिता बनाती थी। वैसे निकिता की खुली लव स्टोरी थी, पर पोयम की बंद लव स्टोरी सुखांत होगी या दुखांत, दोनों को ना पता था। कुल मिलाकर पोयम को यह तो समझ आ गया कि यदि नेहा के माध्यम से मामी को आगे बढ़ाऊं तो काम बन जाएगा। पापा तो मामा की हर बात मान लेते हैं, वैसे मामी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। होगी तो थोड़ा समझा लूंगी। बस एक ही चिंता की बात है, यदि आयुष को मैं पसंद ही ना हूँ, उनके दिल में कोई और हो, क्या पता। कभी बात तो हुई नहीं, जब हुई थी तब भी झगड़ा ही होता रहा। बस इसी ख्याल में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। निकिता ने देख लिया। अरे अरे यह क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। पोयम आंख मलती हुई बोली, लगता है कि आंख में कुछ मच्छर गिर गया, अब ठीक है। निकिता समझ गई कि प्रेम का रोग इस कदर लगा है कि अब उसकी औषधि बस वही पुलिस वाला है। फिर कुछ तो करना होगा, आखिर सहेली के जीवन का सवाल है। पोयम जब घर आई तो घर का माहौल तनाव युक्त था। सब चुपचाप थे। उसने बचपन से कभी भी घर में कोई विवाद नहीं देखा था, तो उसका परेशान होना लाजमी था। क्या बात है पापा और मम्मी? कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। यह तो संसार का नियम है, हमेशा भाई भाभी को माता पिता की तरह माना। आज वही भाई भाभी मेरी बेटी का अहित चाह रही है। गलती हुई कि किसी लड़के के विषय में पूछ लिया। यदि मेरी बेटी के हिसाब का लड़का नजर में होता तो ही बताते, नहीं तो चुप रह जाते। यह क्या कि अपने साले के दोस्त का लड़का पुलिस वाले लड़के की बात करने लगे। आप शांत हो जाइए, सुमन उन्हें शांत कर रही थी। वैसे तो उनके मन के भाव ज्यादा कड़वे थे जिन्हें वे व्यक्त नहीं कर रही थी। देखो कैसा संसार है, सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, पर बहन और भाई का रिश्ता तो पवित्र होता है। पर कलयुग में तो भाई का भी यही हाल है। अपने साले के दोस्त के लड़के का ब्याह करना है, यह भी नहीं दिखाता कि लड़के को कुछ हो गया तो बेटी का क्या होगा। ये बातें पोयम की माँ के मन में थे। पोयम पहले तो समझ ही नहीं सकी, पर जब समझी तो मन ही मन रोने लगी। जिन्हें मैंने अपने मन मंदिर में बसाया है, उन्हीं की बात मेरे मामा मामी जी ने चलाई थी, पर पुलिस में होने के कारण पापा ने मना कर दिया। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। पापा मेरा विवाह उनके साथ करेंगे नहीं, और यदि उनके स्थान पर मेरा विवाह किसी अन्य से हो जाए तो मेरा क्या जीवन। सोचते सोचते पोयम को बुखार आ गया। पहले थोड़ा बुखार था जिसे मौसमी बुखार समझा गया। बुखार उतारने की दवाइयाँ दी तो ठीक हो गया। लड़के की उदासी को बुखार की कमजोरी समझा गया। अगले दिन फिर से बुखार आया। डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए तथा दवा दे दी गई, पर कोई विशेष आराम न मिला। आखिर में पोयम को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई, पर जितना इलाज किया जाता बीमारी उतनी ही बढ़ती। वैसे कोई शरीर में बीमारी हो तो डॉक्टर उसका इलाज करे। निकिता को पता चला, वह अस्पताल आई। थोड़े ही दिनों में पोयम बहुत कमजोर हो चुकी थी। निकिता को देखते ही पोयम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यह क्या हुआ मेरी बहन को? पता नहीं बेटा, डॉक्टर ने इतने टेस्ट करा लिए
पर बीमारी ही पता नहीं चलती। बोलते बोलते खुद मम्मी रोने लगी। निकिता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया। समझ गई कि जो दिख रहा है वह है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। निकिता रोज पोयम को देखने आती तथा हर बार उनके साथ उसके पापा या मम्मी को पाती। सही बात पूछने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पर कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन जब पोयम की मम्मी दवा लेने गई थी तथा पिता भी डॉक्टर के चैम्बर में थे, तब निकिता ने पोयम से पूछा, पोयम, तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी सगी बहन जैसी हो। हमारे और तुम्हारे बीच कभी भी कुछ छुपा नहीं रहा। सच सच बताओ कि क्या बात है। उत्तर में पोयम पहले तो रोने लगी, फिर सब बता दिया। कैसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते देते अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब तो पापा और मम्मी ने भी माँ और मामी से अच्छी तरह झगड़ा कर लिया है, और कुछ संभव नहीं है। पापा को सही बताना भी ठीक नहीं, वह खुद अपने आप को दोषी समझेंगे। अब विरह की आग में जीवन भर जलना है, वह भी बिना बताए। हे शिव, ये कैसा दिन दिखाया। निकिता इन बातों में पोयम से ज्यादा अनुभवी थी। उसने अपना प्रेम पाया था, जो उसकी संकल्प सिद्धि का उदाहरण है। वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं है। निकिता असंभव को भी संभव बनाएगी। आखिर पोयम उसकी बेस्ट सहेली ही नहीं, बल्कि उसकी बहन जैसी भी है। पोयम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके दिल की बात पापा या मम्मी को पता चले। आयुष का उसके लिए क्या रवैया है, यह भी उसे मालूम न था। फिर ऐसी बातें कहने का क्या औचित्य है। पर चाहकर भी वह आयुष को भूल नहीं पा रही थी। सचमुच दिल का रोग होता ही ऐसा है। निकिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर कुछ करना तो होगा ही, नहीं तो पोयम ठीक होने से रही। आखिर में उसने पोयम की मम्मी को सब कुछ बता देना ठीक समझा। आंटी जी, मुझे पोयम की परेशानी की वजह पता चल गई है। बस आप नाराज मत होना। अब पोयम आपकी इकलौती संतान है, आपके लिए उससे बढ़कर क्या खुशी होगी। फिर निकिता ने उन्हें सब बता दिया। कैसे बहुत साल पहले वह आयुष को मन ही मन प्यार कर बैठी। अब जब आपने आयुष का रिश्ता ठुकरा दिया, तो फिर वह डिप्रेशन में चली गई है। सुमन अवाक, अरे यह कैसा अनर्थ कर दिया। पोयम ने कभी भी अपने मन की बात ही नहीं की। वैसे वह तो पोयम की भलाई ही चाहते थे। आखिर रविकांत जी को सब पता चला। एक बार तो मन गुस्से में भर गया। यह भी क्या बात है, हम लड़की को बीमार समझकर उसका इलाज करा रहे हैं और मामला कुछ अलग है। पर वह समझ गए कि दिल के मामले भी कम नहीं होते, धैर्य से काम लेना होगा। पोयम ठीक होकर घर आ गई। रविकांत जी और सुमन जी उसे रोज समझाते, पुलिस के लड़के के नुकसान बताते। वैसे तो सभी का जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर हमने सुना है कि वह लड़का दोबारा से पेपर देकर फौज में चला गया है। पुलिस में होता तब भी एक बार हम सोच लेते, पर खुद ब खुद बेवकूफ़ी करना कहीं ठीक नहीं है। आखिर वे भी तो उसके माता पिता हैं, उसका भला ही चाहते हैं। पर पोयम सब समझ कर भी कुछ समझ नहीं पाती। वैसे अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो कैसे काम चलेगा। जो वो लोग फौज में जाते हैं, उनके भी तो माता पिता भाई बहन सब होते हैं। कैसे खुशी खुशी लोग अपनी संतान को देश के लिए प्राण अर्पित करने के भेज देते हैं। आयुष अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी तो नहीं। जब तक मम्मी पापा को पता नहीं था, तब तक अलग बात थी। अब पोयम अपनी बात खुलकर कहने लगी, मन की बात बाहर आने लगी। पोयम पोयम तो ठीक होती गई, पर रविकांत जी, सुमन जी दोनों चिंता में घुलने लगे। तर्क से वह बेटी को जीत नहीं पाते, पर बेटी का स्नेह उन्हें कठोर बना रहा था। बेटी की खुशियां देखकर भी उन्हें नजरअंदाज किए जा रहे थे। निकिता भी पोयम के साथ थी। आखिर रविकांत जी और सुमन जी ने अपने हथियार डाल दिए, पर समस्या विकराल थी। अब किस मुंह से राघव और सरिता से बात करे, उनसे कैसे कहे कि पोयम को प्रेम का रोग लगा है, वह भी यह जाने बिना कि आयुष क्या चाहता है। आखिर कई दिन गुजरने के बाद उन्होंने पोयम के मामा मामी को फोन कर ही दिया। हेलो, अरे बहन, बहुत दिनों बाद भाई की याद आई। राघव को जैसे पहले से पूरी उम्मीद थी कि सुमन और जीजा जी का फोन आएगा। नमस्ते भाई। अब भाई से कब तक नाराज रहूंगी। वो तो सही है जीजी, ये तो सब बात चलती रहती है। भाई और बहन का रिश्ता थोड़ी ही खत्म हो जाता है। चल कोई बात नहीं, पोयम के लिए और लड़के तलाशती हूँ।
अच्छा भाई, मैं यह सोच रही थी कि तुम्हारे दोस्त का लड़का भी ठीक है। वैसे फौज में है, यह बात तो है, पर किसी की भी जिंदगी का क्या भरोसा। फौज का हर लड़का सही थोड़े ही हो जाता है। सब तो नहीं पर जीजी, बहुत से तो हो ही जाते हैं। ज्यादा परेशान मत हो। वैसे जीजा जी कैसे है और पोयम कैसी है? सब ठीक है भैया। पोयम थोड़ा बीमार हो गई थी, अब ठीक है। अरे मुझे बताया ही नहीं। आखिर पोयम हमारी भी तो बेटी है। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है जीजी। अरे मैं क्यों अपनी भाई से नाराज होंगी? लड़की ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में रहती है, थोड़ा दिमाग में गर्मी चढ़ गई थी, उसी के लिए परेशान थे, वरना इतने दिन भाई से बात ना करूं कैसे हो सकता है? पर भैया, थोड़ा गलती आपकी भी है। बहन का फोन नहीं आया तो यह भी हो सकता है कि बहन परेशानी में हो। सुमन ने कितना भी छिपाने का प्रयास किया पर सरिता सब समझ गई। वैसे भी उसकी अनुभवी आंखें बहुत पहले सब देख चुकी थी। अच्छा बहन, जीजा जी से तो बात कराओ। हाँ हाँ भाई, अरे सुनिए, देखो राघव भैया आपसे बात करना चाहते हैं। सुमन जी ने फोन रविकांत जी के हाथ में पकड़ा दिया। फोन कान पर रखकर वह बोलने लगे। हेलो। राम राम जीजा जी। और राघव कैसे हो? ठीक हूँ जीजा जी, आप बताओ, आप कैसे हो? समझो भोलेनाथ की ही कृपा थी कि लड़की सही सलामत घर आ गई। हमारे तो यही बेटी है और यही बेटा है। इसके बिना हमारी क्या खुशियाँ। ना चाहते हुए भी सुमन की आंखों से आंसू आ गए। हौसला रखो जीजी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे जीजी, मैं भी पोयम की मामी हूँ। बहुत साल पहले उसका मन पड़ लिया था, पर आपको बताया कभी नहीं। सब गिले शिकवे भूल जाओ, पोयम को वही लड़का मिलेगा जो उसके मन में है। सरिता भी फोन लेकर सुमन से बोली। उधर पोयम के मामा मामी बोलते जा रहे थे, इधर सुमन की हिचकियाँ बढ़ती जा रही थी। भैया भाभी के प्रति कैसे कैसे विचार थे मन में। उन्हें स्वार्थी भी कहा था, स्वार्थी तो हम हैं जो बेटी के मन की बात जानकर भी उस पर कठोर बने रहे, उस पर निर्णय बदलने के लिए दबाव बनाते रहे। अरे मैं तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, उसकी मामी ही उसकी सच्ची माँ है। जीजी आप रो रही है? नहीं भाभी, रो कहाँ रही हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, खुशी में आंख से टप टप आंसू गिर रहे हैं। और कोई बात नहीं, हमसे जो गलती बन गई हो उसे माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, जरा पोयम से भी तो मेरी बात कराओ। हाँ हाँ भाभी, अभी कराती हूँ। सुमन ने पोयम को फोन पकड़ा दिया। राम राम मामी। राम राम। अरे इतनी सी बात पर अपनी तबीयत खराब कर ली। भले ही तेरी मामी हूँ पर माँ से कम नहीं। अब तू चिंता मत कर, तुझसे एक काम है, बस तू ही कर सकती है। जीजी और जीजा जी को समझा देना, पुरानी सब बातें वे भूल जाए। अच्छा बता, मेरा काम करेगी ना? एक बार फिर पोयम की आंखों में आंसू आ गए। जी मामी, जरूर करूँगी। बात खत्म हो जाने के बाद भी रविकांत जी, सुमन और पोयम तीनों रोते रहे। रविकांत जी और सुमन जी समझ गए कि केवल उन्होंने ही भाई भाभी का मान नहीं रखा है, भाई भाभी भी उनका मान रखते हैं। आंखों पर जो अहंकार का चश्मा लगा था वह उतर गया। फिर उन्हें केवल प्रेम की सरिता दिखाई दे रही थी, जिनका जल स्रोत शायद उनकी आंखों ही थी। आंखों से निकले आंसुओं की सरिता में सभी दुर्भावनाएं बह गई। मामा मामी ने पोयम का विवाह आयुष से कराने का वायदा तो कर दिया, पर सभी की पसंद अलग अलग थी। आयुष के मम्मी पापा सौरभ जी और मीरा जी के दो ही बच्चे थे। बड़ा लड़का आयुष आर्मी में कैप्टन बन गया था, वही आयुष की बहन नीलिमा इंटर पास कर बीएससी कर रही थी। छोटा परिवार सुखी परिवार ही होता है। सौरभ जी कॉलेज में प्रोफेसर थे, वही मीरा हाउसवाइफ थी। भले ही ज्यादा संपन्न न थे पर घर में कोई कमी भी न थी। सरिता जी को सभी को मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े कहा नहीं जा सकता। ज्यादातर का मानना था कि इकलौते लड़के के लिए ऐसी लड़की जिसका कोई भाई ना हो ठीक नहीं है। आखिर लड़की का ध्यान खुद के माता पिता की तरफ रहेगा, फिर वह ससुराल में कैसे ध्यान दे पाएगी? यह सरिता की ही लगन थी कि आखिर में आयुष के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हुए। कल वे पोयम को देखने आएंगे, पर पोयम की तो नींद ही गायब हो गई। इतना वक्त गुजर गया, पता नहीं वह
अब कैसे दिखते होंगे। रात भर सपनों में वह आयुष को देखती रही, पर सुबह होते होते पोयम की आंख लग गई। अरे कब तक सोती रहेगी, लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जा। पोयम हड़बड़ा कर उठी, नहाने धोने की तैयारी करने लगी, पर आज क्या पहनूं, यही सोच में खड़ी रही। इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, पता नहीं कि आयुष जी को कौन सा रंग पसंद होगा, उन्हें क्या पसंद होगा। आखिर में एक सूट उठाया, पीले रंग का सूट, उसमें सफ़ेद और नीले रंग के प्रिंटेड फूल बने थे। तैयार होकर जब पोयम बाहर आई तो एकदम परी लग रही थी। गुलाबी चेहरा गुलाबी लिबास में और ज्यादा हसीन लग रहा था। घुंघराले बाल कंधे के नीचे तक लटक रहे थे। माँ ने देखा तो प्यार से बलैया लेने लगी। एक छोटा सा काला टीका लगा दिया। आप भी ना मम्मा, अरे मेरी बिटिया को किसी की नजर न लग जाए। अच्छा, तुम और निकिता दोनों ब्यूटी पार्लर घूम आओ। वैसे तो पोयम अपनी खूबसूरती से सभी को लजा रही थी, ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही ना थी। पर फिर भी सुमन ने कह दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई कमी रह जाए। मान सम्मान के साथ साथ लड़की को तैयार करने में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। आखिर यह लड़की का सपना है, जिसे हर हाल में पूरा करना ही है। पोयम मना करती रही, पर सुमन ने निकिता को फोन कर बुलाया, फिर उन्हें जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर भेजा। जब पोयम ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो राह चलते सभी उसे पलट कर देख रहे थे। अब तो वह स्वर्ग की एक अप्सरा लग रही थी, जो अपने रूप से किसी को भी तपस्या को भंग कर दे। आयुष को जब पता चला कि उसकी शादी पोयम से होने जा रही है, तो मन में एक अबूझ खुशी महसूस हुई। आयुष समझ ही नहीं पा रहा था कि इस खुशी की वजह क्या है। इतने सालों में वह पोयम को थोड़ा भूल भी गया था। फिर दोनों साथ रहे भी कितने दिन थे, पर जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो वह मन ही मन बेचैन होने लगा, जिसकी वजह भी शायद उसे पता ना थी। अक्सर उसके पिता उससे फोन पर रिश्तों के बारे में बताते, उससे पूछते भी, पर आयुष को कोई भी लड़की पसंद ना आती। आखिर सौरभ जी भी परेशान हो गए। एक दिन तो उस पर गुस्सा भी हो गए। अगर तेरे मन में ही कोई लड़की है तो उसे बता दे, आखिर सच भी तो पता चलना चाहिए। पर आयुष कुछ भी नहीं बता पाता। वास्तव में वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या चाह रहा है। जब पोयम की मामी ने पोयम के रिश्ते की बात चलाई तो पोयम के भाई ना होने के कारण सौरभ जी ने तो मना कर दिया, पर मीरा जी ने फिर बात समझाई। अभी तक तो लड़का किसी भी लड़की से संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार इस बारे में भी पूछ लो। आयुष को जब बताया गया तो उसे लगा कि शायद यही वह है जो उसकी होनी चाहिए। शायद इसी को वह अपनी जीवन संगनी चाहता है। शायद वह अज्ञात चाहत यही थी। आयुष ने अपनी तरफ से तो बात बढ़ाने के लिए हाँ कर दी, पर जब बहुत दिनों तक ना तो पापा ने और ना ही मम्मी ने आगे कुछ बताया तो उसे चिंता होने लगी। आखिर क्या बात है, कहीं पोयम के पिता आए ही ना हो। आखिर लड़की भी पीएचडी कर रही है, उसके लिए रिश्तों की क्या कमी, या फिर वे आए हो और बात ही ना बनी हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है कि सरिता बुआ के जोर देने पर पापा ने हाँ कर दी हो, पर फिर मना कर दिया हो। आखिर वह भी ऐसी लड़की चाहते हैं जिसके कोई भाई हो। और एक विचार सबसे ज्यादा परेशान करता, संभव है कि लड़की ने ही रिश्ता करने से मना कर दिया हो। अब लड़कियां भी अपनी राय खुलकर देती है, संभव है कि उसे कोई और अन्य लड़का पसंद हो। आयुष हर रोज विचारों के झंझावत में उलझता रहता। अनेकों बार लगता कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, जो भी बात होगी पापा बता देंगे। यदि कोई बात ना बनी तो बताने की भी क्या जरूरत। पर आयुष को लगने लगा कि अब कोई तो बात है। आज तक इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था, पर अब सोचने लगा। लगता है कि शायद वह उस प्रेम नामक बीमारी से त्रस्त है, जिसने मजनू रांझा समेत अनेकों को अपनी गिरफ्त में लिया था। आयुष को ईश्वर पर आस्था थी, पर बचपन से ही वह पूजा पाठ से दूर रहता था। वैसे कर्म करना भी पूजा है। आज तक कभी भी उसने स्नान करके 5 मिनट के लिए
भी ईश्वर को याद नहीं किया था, कभी भी भगवान के सामने दीपक नहीं जलाया था। घर पर ये सारे काम मम्मी और छोटी बहन करते थे। ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक दिन पिता ने फोन कर बताया कि पोयम को देखने का प्रोग्राम बना रही है, छुट्टी लेकर तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। आखिर तुम भी सब समझ लो, आखिर तुम्हारी जिंदगी की बात है। आयुष को ऐसी खुशी हुई कि जिसे लिखा नहीं जा सकता। यदि पिताजी खुद व खुद रिश्ता तय कर लेते तो उसे भी परेशानी ना होती। आखिर उसने 15 दिन की छुट्टी का आवेदन किया। छुट्टियां मिल गई। आयुष को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। आखिर वह घर चल दिया। रास्ते भर पोयम के विषय में सोचता रहा। घर पहुंचने से पहले सरिता बुआ के घर पहुंचा। अरे आ गया बेटा, सरिता ने उसे आशीर्वाद दिया। हाँ बुआ जी प्रणाम। आयुष सोचता रहा कि बुआ जी कुछ तो बताएगी, पर बुआ जी ने कुछ न बताया। चाय नाश्ता कराया पर आयुष को पोयम की फोटो भी देखने को ना मिली। घर पर भी वही हाल था। लड़की देखने चलना है तो ठीक है, पर उससे पहले घर पर भी कुछ बात बताई जाती है, फोटो वगैरह दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मौका देखकर आयुष घर में पोयम का फोटो तलाशने लगा, पर सफलता ना मिली। अब इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है। वैसे इंतजार की अग्नि में तपकर ही प्रेम रूपी स्वर्ण निखरता है। आखिर वह दिन आ ही गया जब आयुष अपनी प्रियतम से मिलेगा। मम्मी पापा बहन बुआ फूफा जी सभी के साथ आयुष पोयम को देखने चल दिया। आज उसे गाड़ी की रफ्तार ज्यादा कम लग रही थी। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहे थे। इसी तरह वह पोयम के घर पहुंचा। अब उसे एक पल का इंतजार भी मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू रखा। बैठक में बैठा आयुष पोयम का इंतजार कर रहा था। आयुष की बहन नीलिमा अपनी बुआ जी के साथ भीतर चली गई। भीतर पोयम को देख उनका मन इतना खुश हुआ कि अपने आप को रोक ना पाई। उसने अपने मन में अपनी भाभी की जो तस्वीर बनाई थी वह एकदम पोयम से मिलती थी। वैसे पोयम पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, पर सुंदरता में भी इतनी अव्वल थी कि किसी की नज़र उससे हट ही नहीं सकती। वैसे नीलिमा इंटर पास कर चुकी थी, पर अभी तक उसका बचपना नहीं गया था। भागकर बैठक में आ गई। आयुष के कान में कुछ बुदबुदाने लगी। कोई और समय होता तो आयुष नीलिमा की खबर ले लेता, फिर नीलिमा भी झगड़ा करने लगती। उन दोनों के झगड़े को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो भाई और बहन का प्यार था। रूठना और मनाना चलता रहता था। आयुष कुछ न कर पाया, पर उसके कान में नीलिमा के शब्द गूंजते रहे, भाभी बहुत सुंदर है। आयुष की याद में पुराना समय आ गया जब नेहा जीजी की शादी में वह पोयम से मिला था। पोयम उस समय भी बहुत सुंदर थी, तभी तो उसकी नजदीकी की चाहत में वह उससे झगड़ा करता था। पर अब उस क्षण की बस धुंधली सी याद थी। थोड़ी देर बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर पोयम आई। सुमन जी नाश्ता की प्लेट पर मेज पर लगाने लगी। निकिता भी साथ दे रही थी। मैं भी हाथ बटाती हूँ। नीलिमा भी साथ में लग गई। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर आयुष तो शायद इस दुनिया में था ही नहीं। कहीं स्वप्नों की दुनिया में वह पोयम के साथ सैर कर रहा था। इतने बीच में सौरभ जी और मीरा जी ने पोयम से बहुत सारी बातें की। पोयम ने सब कुछ सही सही बताया, पर आयुष को तो कुछ भी ध्यान नहीं। वह तो पोयम के ख्यालों में खोया हुआ था। होश उसे तब आया जब सौरभ जी ने अपना फैसला सुना दिया। भाई साहब, जीजी की पसंद पर इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता। हमें तो बेटी पसंद है, पर दोनों बच्चे आपस में बात कर ले तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। बच्चों की पसंद ही हमारी पसंद है। बेटी पोयम, आयुष को अपने साथ गार्डन में ले जाओ। आपस में दोनों आराम से बात करो। तब तक हम आपस में बात करते हैं। रविकांत जी के कहने पर पोयम उठी, पर आयुष अभी तक किसी अन्य लोक में विचर रहा था। आइए हमारे साथ। पोयम की प्यारी आवाज सुन आयुष उस तरफ खिसका चला गया। बाहर गार्डन में 2 कुर्सियां बिछी हुई थी।
आइए इधर बैठिए। आयुष बैठ गया, पोयम खड़ी रही। अरे आप भी तो बैठिए। आयुष को याद आया कि पोयम तो खड़ी ही है। फिर दोनों बहुत देर तक बातें सोचते रहे। दोनों कहना तो बहुत चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। आखिर बड़ी देर हो गई। ये चुपचाप कब तक बैठे रह सकते थे। आप तो बिल्कुल बदल गई है। वो कैसे? उस समय तो बात बात पर झगड़ती थी, अब लगता है कि मुख में जबान ही ना हो। पोयम थोड़ा झेप गई। ऐसा कुछ नहीं है महोदय, वो तो आज आप मिलने आए हो। एक बार शादी करके घर ले चलो, फिर बताती हूँ असली बात। जोश जोश में पोयम बोल तो गई, फिर शर्मा गई। आयुष अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर यही हालात रहे। पोयम में वास्तव में आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ। फौजी का सबसे पहले देश होता है। मैं आपको उतना समय न दे पाऊँ, जानती हूँ। यह भी संभव है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊँ, तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ जाऊँ। आपको क्या वास्तव में मुझसे लड़ाई करनी है? इतना शुभ क्यों सोचते हैं? कुर्बान होना एक फौजी के लिए अशुभ नहीं होता, यही तो बताना है। ठीक है कैप्टन साहब, पर फौजियों के घर वाले भी इतने कमजोर नहीं होते। फौजी एक बार कुर्बान होते हैं तो उनके घर वाले हर रोज कुर्बानी देते हैं। कोई शक कैप्टन साहब? फिर एक शांति छा गई। कैप्टन साहब, एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। हाँ कहिए। जैसे आप अपने माता पिता की बेटी हैं, मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं बल्कि बेटा ही हूँ। आप विश्वास करें कि मैं आपके परिवार के कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटूंगी, पर सत्य यह भी है मैं अपने माता पिता का कर्तव्य भी पूरा करूंगी। बताइए आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कभी आयुष के लिए परेशान रहने वाली पोयम ने आयुष से ऐसी बात कर दी जिससे उसका रिश्ता ही खत्म हो सकता है, पर वास्तव में झूठ के नींव पर मजबूत इमारत खड़ी नहीं होती। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, पर क्या अंकल और आंटी जी को मुझ पर इतना विश्वास है? आखिर संबंध पूरे परिवार से हो रहा है। आयुष चुप रहा। पोयम उठकर बैठक की तरफ चल दी। आयुष देखता रहा। अंकल जी, आंटी जी, आपने मुझसे जो भी पूछा मैंने उसका सच सच उत्तर दिया। मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, सौरभ जी ने कहा। रविकांत जी व सुमन जी समझ नहीं पा रहे थे कि पोयम क्या कहने जा रही है। पोयम ने वह सब कह दिया जो उसने आयुष से कहा था। एकदम शांति छा गई। रविकांत जी और सुमन जी चिंता समुद्र में डूबने लगे। कितनी मुश्किल से इन्हें तैयार किया था, ऐसे में लड़की चुप नहीं रह सकती थी। आखिर बेटी के पिता को जुदाई का गम सहना ही होता है, हम भी सहन कर लेते। सौरभ जी और मीरा जी दोनों खड़े हो गए। सचमुच रंग में भंग पड़ गया। इसीलिए तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पर यह क्या, मीरा जी ने बढ़कर पोयम को गले से लगा लिया। बेटी, हम जानते हैं कि एक बार पुत्र को अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ दे, पर बेटी कभी नहीं। वैसे भी संबंधों की इमारत सच की नींव पर ही खड़ी होती है। क्या आप हमारी बेटी बनना पसंद करोगी? बात पक्की हुई। सभी ने मिठाई खाई। विवाह की तारीख तो पंडित जी तय करेंगे। इतने बीच में एक दो बार रविकांत जी और सौरभ जी की भी मुलाकात होगी। आखिर विवाह की तैयारी दोनों एक दूसरे की पसंद से ही करेंगे। आयुष से रिश्ता तय हो जाने के बाद अब पोयम को एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। कितने वर्षों से उसे मन मंदिर में बसाई थी, पर आखिरी समय पर ज्यादा उतावली हो रही थी। सचमुच प्रेम का रोग होता ही ऐसा है। अभी तक तो आयुष के मन की बात ही पता नहीं थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि किसी उड़न खटोले पर बैठकर उड़कर वहीं पहुंच जाए जहां उसका महबूब है। महबूब के बिना एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। वैवाहिक आयोजनों में शुभ और अशुभ का बहुत विचार किया जाता है। पंडित जी के अनुसार अभी इस साल तो विवाह संभव नहीं है, अब पूरे एक साल रुकना होगा। सत्य बात तो यह है कि ईश्वर भी प्रेमियों का इम्तिहान लेते हैं। यह वो तकनीकी युग में दूरियां ज्यादा खलती हैं। आयुष और पोयम के मध्य बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय पोयम आयुष के ख्यालों में खोई थी। तभी फोन की घंटी बजी। आयुष का फोन था। सो रही थी क्या?
अरे नहीं, अब तो मेरी नींद ही उड़ा ली है आपने। सोते जागते बस आपका ही ख्याल रहता है, आपको ही याद करती हूँ। आयुष उधर से बोला, अच्छा जी, कैसे बताए कि इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? कैसे कही कि अब बहुत दिनों में कोई फ़ोन नहीं कर पाएगा। अचानक उसे बर्फीली पहाड़ियों पर जाने का आदेश मिला है, ऐसी जगह जहाँ फ़ोन के सिग्नल गायब रहते हैं तथा यमदूत अक्सर विचरते रहते हैं। थोड़ी देर पहले ही माँ को बड़ी मुश्किल से चुप किया था। पोयम भी उसे इतना प्रेम करती है, उसे कैसे बता पाऊंगा? पोयम, अगर मैं तुम्हें कई दिनों फ़ोन ना करूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह भी क्या मजाक का समय है? इतनी रात गई, मजाक के लिए फ़ोन किया था? नहीं पोयम, आई एम सीरियस। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, हर समय मौत हमला करने को तैयार रहती है। मुझे जाना होगा, आखिर भारत माता की सेवा के लिए ही तो यह फौज ज्वाइन की है। फिर शांति छा गई। पोयम की आंखों से टपटप आंसू टपकने लगे। हेलो पोयम, मुझे सुन रही हो ना या नहीं? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप जाइए। आखिर भारत माता की सेवा की बात है। तुम कहीं रो तो नहीं रही? अरे नहीं तो, रोने की इसमें क्या बात है? पोयम, अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हें अपना विचार बदलना हो तो बदल सकती हो। मुझे किसी मुझे छोड़ किसी दूसरे से शादी कर सकती हो। इतना सुनते ही पोयम तिलमिला उठी। नहीं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना फर्ज अदा करें, मैं इंतजार करूंगी। पोयम, कई बार इंतजार कभी पूरे नहीं होते। जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा पहले ही भूल सुधार ली जाए। फिर वही बकवास, हर इंतजार पूरा होता है, हर फौजी एक दिन जरूर वापस आता है, कुछ सह शरीर तो कुछ सूक्ष्म शरीर से। आप मेरे पास वापस आओगे, मैं इंतजार करूंगी। फोन कट गया। एक बार फिर से पोयम की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अब वह उन्हें रोक नहीं रही थी, आंसुओं की नदी में मन की कमजोरी को बहा रही थी। आखिर वह भी एक फौजी की मासूका है, कमजोर नहीं पड़ेगी। फिर अनेकों दिनों तक आयुष का फोन नहीं आया। हालांकि पोयम की भाभी सास और ससुर से रोज बात होती थी। सौरभ जी और मीरा जी दोनों पोयम का मन हल्का करते, उसे हौसला देते। पोयम भी मन की पीर भूल जाती। एक दिन पोयम के नाम एक पत्र आया। आज के जमाने में पत्र कौन लिखता है? किसी समय तो एक दूसरे को सूचना देने का पत्र बड़ा जरिया था, पर आजकल तो पत्र केवल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्ति पत्र तक सीमित रह गए हैं। वे भी ज्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए जाते हैं। पोयम ने पत्र खोला, बुझा हुआ चेहरा खिल गया। हालांकि पत्र बहुत बड़ा नहीं था। आयुष ने अपना हालचाल लिखा था। पोयम और मम्मी पापा का हालचाल पूछा था, अपना पता लिखा था। पत्र का अंत एक छोटे से मजाक के साथ किया, चलिए अच्छा है, इस बहाने हम फिर से पत्र लिखना सीख जाएंगे। पोयम को जीने का आधार मिल गया। आयुष के खत पढ़कर फिर पोयम उसका उत्तर लिखती। शुरुआत में तो समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा जाए। धीरे धीरे पत्र लिखने के बहाने दोनों अपने दिलों की अच्छी तरह व्यक्त करने लगे। अक्सर कुछ शेर या कविताओं की पंक्तियां पत्रों का भाग बनने लगे। दूसरे कवियों की कविताएं लिखते लिखते मन में खुद की कविताएं भी बनने लगी। कविताओं का दिल से बड़ा खास रिश्ता होता है। जो दिल की आवाज को लिख दे वही कवि बन जाता है। पत्र लिखना फोन से भी ज्यादा मजेदार लगने लगा। अब पोयम को जब भी आयुष की याद आती, उसका खत पढ़ने लगती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, पर फिर कई दिनों तक आयुष के खत भी आने बंद हो गए। पोयम उसे लगातार खत लिखती, पर आयुष का कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ आयुष के घर पर सन्नाटा फैला हुआ था। आर्मी से आए एक पत्र ने सभी की नींद उड़ा दी थी। आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के बाद आयुष का कोई पता नहीं था। वैसे आर्मी आयुष को तलाश रही है, पर ज्यादा संभावनाएं यही है कि आयुष मुठभेड़ में शहीद हो गया हो। इन बर्फीली चोटियों की खाइयों में अक्सर सैनिकों के शव मिलते रहते हैं, जो बहुत समय से गायब है, जो बार बार घटित हो। परिकल्पना उसी के अनुसार होती है, पर आर्मी का नियम है कि जब तक शहीद की मृतदेह न मिल जाए, उस सैनिक को शहीद नहीं घोषित कर सकते। दिन बीतते गए। कुछ दिन तो आयुष के परिवार वालों ने संतोष किया कि आयुष मिल जाएगा, पर एक दिन उनका सब्र टूट गया। उस दिन सौरभ जी और मीरा जी और नीलिमा बहुत रोए।
अभी तक दुनिया को छिपाते आए उन्होंने पहली बार अपने बड़े भाई और भाभी को सूचना दी। आयुष का कोई पता नहीं था। यदि आयुष वापस आ गया तो उसे केवल ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि अब सभी की जिंदगी आयुष की याद में रोते हुए गुजरेगी। इस पर किसी का वश नहीं है, पर वह किया जा सकता है जिस पर उनका वश है। एक युवती लड़की अपने नव जीवन के स्वप्न देख रही है। अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। पोयम का पूरा जीवन उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि मन की यादों को निकाल पाना अति कठिन होता है, फिर भी कोशिश की जा सकती है। पोयम के माता पिता को सच बताना ही चाहिए। पोयम को फिर से अपने जीवन के विषय में सोचने को समझाना होगा। अब उसे ऐसा अपने तब लगने लगा है कि उसका हित देखना मजबूरी हो जाती है। उस दिन रविकांत जी के घर भी रुदन हुआ। रविकांत जी और सुमन जी तो कुछ देर रोए, पर पोयम की आंखों में आंसू आए तो फिर बंद ही नहीं हुए। पिता और माता के बार बार समझाने का असर नहीं हुआ। फिर मामा मामी भी उसे समझाने आई, पर पोयम के आंसू नहीं रुके। अंत में सौरभ जी और मीरा जी खुद आए। कब तक रोती रहोगी बेटी, अब उसे भूल जा, वह तो निर्मोही था, बीच में छोड़कर चला गया। तेरा पूरा जीवन पड़ा है, अब अपने विषय में सोच। पोयम कुछ क्षण शांत रही, फिर अपना निश्चय कहने लगी। उसने भी अपने मन में कुछ बड़ा सोच लिया था, अब वही कहने जा रही थी। मम्मी पापा, अब इन आंसुओं को मत रोकिए, ये आंसू मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार आयुष जी को अपना पति मानकर किसी अन्य को मैं दिल नहीं दे सकती। अब आंसुओं की कहानी चलती रहेगी, या तो खुद एक दिन आयुष जी आकर अपने हाथों से मेरे आंसू पूछेंगे, या इन्हीं आंसुओं के साथ अपना जीवन गुजार दूंगी। विवाह तो मन का मन से होता है, मेरा विवाह तो हो चुका है। मैं आयुष जी का इंतजार करूंगी, जिंदगी के अंत तक उनका इंतजार करूंगी। यदि आयुष जी शहीद हो चुके हैं तो फिर मैं भी एक शहीद की विधवा हूँ। शहीद की विधवा का सौभाग्य बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकती। एक बार फिर पोयम को समझाने का प्रयास किया, अतः मैं समझाने वाले हार गए, पर पोयम नहीं हारी। प्रेम पथ की साधिका को उसके साधन से डिगा पाना भला किसके वश में की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसे एक गांव में एक लड़का पिछले 8 महीनों से रह रहा है। गांव की गडरियों वह मृतप्राय अवस्था में मिला था। वैसे कपड़ों से वह आर्मी का जवान लग रहा था, पर भोले भाले गांव वाले थोड़ा डरपोक भी थे। उसे आर्मी के कैंप में न ले जाकर अपने साथ ले आए। कितने महीने उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। गांव का ही एक वैद्य उसकी चिकित्सा करता था। कई दिनों बाद उसे होश आया, पर चोट के कारण वह अपनी याददाश्त खो चुका था। पैरों में एक लचक जन्म ले चुकी थी। गांव क्या था, बस 150-200 लोगों का एक समूह, मुश्किल हालातों में रहने के अभ्यासी। सच कहे तो खाना बदोश। जाड़ों में जब बर्फ पड़ने लगती तो पहाड़ों से बहुत नीचे उतर आते। मवेशी पालना, जंगली पेड़ों से फल तोड़कर लाना, दुर्लभ औषधियाँ ढूंढना, यही इन लोगों की जीविका थी। भले ही सभ्य समाज उन्हें जंगली समझे, पर इनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। एक असाध्य युवक इन्हीं जंगली समझे जाते। लोगों के औषधि ज्ञान से आश्वस्त है, यही उनके चिकित्सीय कुशलता का प्रमाण है। आयुष होश में आ गया और नहीं भी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। वह कौन है, कहाँ से आया है, जिन लोगों के साथ रह रहा है उनकी बोली भी पूरी तरह समझी नहीं जाती। इनका ज्यादातर भोजन भी अपरिचित जैसा लगता है। कौन हूँ मैं, यहाँ का तो नहीं। मेरी नाक भी इन सब से अलग है, शारीरिक गठन भी अलग है, मेरी जुबान भी कुछ अलग ही है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। आयुष बुदबुदाने लगा। कमरे में एक लड़की आई, गोर वर्ण, जरा ठिगना शरीर, पर रूप में किसी अप्सरा सी लगती। आ जाएगा याद, अभी दिमाग पर जोर न दो। धीरे धीरे आयुष शब्दों को जोड़ने लगा। लड़की इशारे में उसे बताने लगी। वह घायल अवस्था में मिला था, कई दिनों बाद उसे होश आया है। वह लड़की जिसका नाम रानो था, या ऐसा आयुष को लगता, उसी वेद जी की बेटी थी। अभी युवावस्था की दहलीज पर खड़ी थी। आयुष उनकी भाषा कुछ कुछ समझने लगा। वही रहता रहा। रानो के मन में उस अज्ञात युवक के लिए कुछ दया थी, कुछ समर्पण था, या सच कहो तो
उनसे प्रेम करने लगी। पहचान के लिए एक नाम जरूरी है। आयुष का नाम परदेसी पड़ गया। खाना बदोश समझ गए कि वह युवक सेना में कोई साहब ही है, पर आयुष को कुछ पता नहीं। खाना बदोश रानों के मन में उफनते हुए प्रेम को देख रहे थे। बेटी का प्रेम कर्तव्य पर हावी हो गया। आयुष के फौजी कपड़े छिपाकर नष्ट कर दिए गए, पर उसकी जेबों में रखी चिट्ठियां रानों के पास थी। चाहकर भी एक प्रेमिका किसी अन्य प्रेमिका के प्रेम के प्रमाण नष्ट नहीं कर पाई। रानो का परदेसी के नजदीक पहुंचकर उस पर रूप का जादू डालने का प्रयास सफल होता, फिर तमाम कोशिशों के बाद भी रानो का प्रेम प्रमाण न चढ़ पाया। चाहत से शुरू हुआ रानो का प्रेम सचमुच के उस प्रेम में बदल गया, जहां केवल और केवल बलिदान शेष रह जाता है, जहां खुद का वजूद खत्म हो जाता है और बचता है तो केवल और केवल महबूब का हित। महबूब के प्रेम में मिले आंसू ही सचमुच उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। साहब, आपको कुछ देती हूँ, मैंने आपसे छिपा कर रखा था। अब कोई मतलब नहीं है। किसी का प्रेम मिटाकर प्रेम मिला भी तो क्या मिला? किसी के आंसुओं से प्रेम पा भी लिया तो कर क्या पाया? प्रेम तो वही है जो बहुत दूर प्रेमी को अभ्यास करा दे कि कोई उसकी याद में आंसू बहा रहा है। रानू ने आयुष को सारी चिट्ठियां पकड़ा दी। अब आयुष को कुछ कुछ याद आने लगा, जो हर रोज अभी भी उसके स्वप्न में आती थी। वही पोयम की चिट्ठियां स्मृतियां को जगाने लगी। अभी मौसम खराब है, गर्मियां आने में कुछ महीने शेष है। घर वालों से बात करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी की पूरी याद वापस नहीं आई है। इस कबीले में फोन जैसी सुविधाएं भी नहीं है। आयुष को भी आंशिक ही याद आया है, तो जाड़ों के बाद आर्मी कैंप से ही उसकी सही जानकारी मिलेगी, तभी वह घर पहुंच जाएगा। गर्मियों के आगमन के कुछ महीनों में रानू ने आयुष के सामने अपने आंसुओं को रोक रखा, पर अकेले में जरूर रोती। जाड़ों की विदाई के साथ ही आखिर आयुष की विदाई का समय भी आ गया। रानू खुद आयुष को एक आर्मी कैंप तक छोड़ आई। वहां आयुष के बारे में छानबीन की जा रही है। दूसरे कैंपों को भी उसकी सूचना भेजी जा रही है। आज रानू चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है। आज पहली बार आयुष को रानू के प्रेम का अनुभव हुआ। वह यदि चाहती तो क्या कभी आयुष अपनी पूर्व जिंदगी में वापस आ सकता था? सही बात तो यह है कि यदि अभी भी रानो कह दे कि जब याददाश्त नहीं थी उस समय उनका विवाह हुआ था, तो भी आयुष कभी भी अपनी प्रेमिका को पा नहीं सकता है। प्रेम सचमुच बलिदान देता है, और रानो के बलिदान को स्मरण कर आज आयुष के हाथ भी उसकी वंदना में उठ गए। निश्चित ही आयुष अपनी पूर्व जिंदगी में अपना प्रेम पा ले, पर क्या संभव है कि वह रानू को भूल पाए? शायद नहीं, क्योंकि रानू भी उसके प्रेम में आंसू बहा रही होगी। कहानी आंसुओं की शुरू होकर कभी समाप्त नहीं होती, बस पात्र बदलते रहते हैं। आयुष के लापता होने के बाद से पोयम अक्सर आयुष के घर ही रहने लगी, जैसे वह इस घर की बहू हो। उसका पति शहीद हो गया। बिना विवाह के पोयम एक विधवा का जीवन जी रही थी। उसे देख धैर्यवानों का धैर्य भी जवाब दे देता। भगवान के न्याय में दोष निकाले जाते। आज के समय में पति की अर्थी उठते ही वधू दूसरा वर तलाशने लगती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जिस कन्या का पूरा जीवन पड़ा है, उसका जीवन फिर से संवर जाता है। वही पोयम कुछ अलग करके दिखा रही थी, भाव के विपरीत तैर रही थी, जिसकी शक्ति वास्तव में उसे प्रेम साधना से मिल रही थी। आखिर वह दिन आ गया जब उसकी अनेकों महीनों की साधना का फल मिलने वाला था। सफेद वस्त्रों में रंग भरने वाला था। आर्मी से पत्र आया कि एक युवक मिला है जो बहुत हद तक कैप्टन आयुष जैसा है। उसके सारे चिन्ह कैप्टन आयुष जैसे है। आर्मी रिकॉर्ड में कैप्टन आयुष का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इस युवक का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, पर युवक की ज्यादातर याददाश्त जा चुकी है। उसे बस अपने जानकारों में पोयम का नाम ये ध्यान है। आर्मी की तरफ से सौरभ जी और मीरा जी के साथ पोयम को भी लाने का अनुरोध किया, ताकि डीएनए टेस्ट से उसकी सही पहचान की जा सके। वह पोयम को पहचान सकता है, इससे भी उसकी पहचान में मदद मिलेगी, पर साधना का फल जरूर मिलता है। आयुष सब भूल गया, फिर भी उसका प्रेम उसे याद रहा, तो इसका कारण सब बस पोयम की प्रेम साधना ही कहा जा सकता है।
आयुष ने पोयम के अलावा किसी को नहीं पहचाना। डीएनए टेस्ट से उसके आयुष होने की पुष्टि हो गई। आयुष घर आ गया। वैसे अब वह आर्मी के लिए योग्य नहीं रहा, फिर भी वह अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं भी नौकरी कर सकता है। पर वास्तविक समस्या उससे भी अधिक कठिन थी। अभी तो आयुष को सारी याददाश्त याद दिलानी थी, तभी तो वह अपना सामान्य जीवन जी सकता है। सभी के साथ साथ पोयम की परीक्षा की घड़ी थी, पर प्रेम के पथ पर साधक किसी भी परीक्षा से नहीं घबराते। पोयम की साधना चलती रही। दिन या महीने की बात नहीं, बल्कि सालों लग गए। एक पढ़ी लिखी युवती ने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। इतनी सामर्थ्य केवल एक स्त्री में ही होती है। पोयम जरूरत के समय आयुष की शिक्षिका बन जाती, तो कभी उसकी दोस्त, कभी कभी माँ की तरह अधिकार भी दिखाती। कई साल बीत गए। अब आयुष पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अपनी योग्यता से वह एक बैंक में नौकरी करने लगा। आयुष और पोयम का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।